नमस्कार दोस्तों, मैं अमित तिवारी और आज मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं सॉलिड स्टेट के तीसरे नंबर लेक्चर में। और आज हम लोग बात एक न्यू टॉपिक क्रिस्टल सिस्टम से करने वाले हैं। बाबू, कोई भी क्रिस्टल 3 डायमेंशनल होता है, अर्थात एक्स डायरेक्शन में भी होगा, वाई डायरेक्शन में भी फैला होगा और जे डायरेक्शन में भी फैला होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं उसके पैरामीटर्स की। जरा गौर फरमाएंगे। सर, किसी भी क्रिस्टल को बनाने में 2 पैरामीटर्स यूज होते हैं। पहला पैरामीटर है बाबू इंटर एक्सियल डिस्टेंस और दूसरा पैरामीटर है बाबू इंटर एक्सियल एंगल। ठीक है बाबू, क्रिस्टल का मतलब 3D ऑब्जेक्ट होता है। सर, एक्स डायरेक्शन में भी रहेगा, वाई डायरेक्शन में भी रहेगा और जे डायरेक्शन में भी रहेगा। मैं कहा कि एक्स एक्सिस पर वो ए डिस्टेंस चला, वाई एक्सिस पर वो बी डिस्टेंस चला और जेड एक्सिस पर वो सी डिस्टेंस चला। तो कितने डिस्टेंस के पैरामीटर हो गए सर? 3 हो गए सर, ए, बी और सी। डन है क्या? ए की सामने वाले एंगल को आप अल्फा कहिएगा, बी की सामने वाले को बीटा कहिएगा, सी की सामने वाले को गामा कहिएगा। तो इंटर एक्सियल एंगल के कितने हो गए पैरामीटर्स बाबू? सर 3, अल्फा, बीटा और गामा। डन है क्या? सर, टोटल कितने पैरामीटर्स हो गए? सर 3 डिस्टेंस के और 3 एंगल के। टोटल कितने पैरामीटर्स हो गए बाबू? 6। तो किसी भी क्रिस्टल को बनाने में आपको 6 पैरामीटर्स की जरूरत होगी, 3 डिस्टेंस की और 3 एंगल की। लिख लें इसे। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं कितने क्रिस्टल सिस्टम होते हैं और उसके एक्सियल एंगल के बारे में और उसके एक्सियल डिस्टेंस के बारे में। आखिरी में मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूं, जरा गौर फरमाइएगा। मैं पहले बात करता हूं एक्सियल डिस्टेंस की। पक्का है? मैंने क्रिस्टल सिस्टम लिख रखे हैं। कितने क्रिस्टल सिस्टम है बाबू? 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। क्यूबिक का एक्सियल डिस्टेंस याद रखिएगा सर, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ऊपर के दोनों क्या होते हैं सर? आपस में बराबर होते हैं, याद करना भी आसान है। दूसरा, टेट्रागोनल, ए बराबर बी लेकिन बी सी के बराबर नहीं होता। बिल्कुल है, ठीक है। चौथा वाला भी ऐसे ही छापे, ए बराबर बी लेकिन बी सी के बराबर बिल्कुल भी नहीं होता। ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक के जो डिस्टेंस होते हैं आपस में बराबर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो क्या आपको आसान हो गया 7 क्रिस्टल सिस्टम याद करना? सर, क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। डन है सर। ऊपर के 2 बराबर तो 2 नहीं बराबर, आखिरी के 3 नहीं बराबर, याद रखिएगा आराम से। सर, अब मैं बात करने वाला हूं एक्सियल डिस्टेंस का। मैं ध्यान से बताऊंगा, लिखिएगा जरूर। सर, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहला डन याद रखोगे। सर, किसका लिखवा रहे हो? सर, क्यूबिक का लिखवा रहा हूं मैं। अब मैं लिखवा रहा हूं रोम्बोहेड्रल का। सर, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, बट गामा इज नॉट इक्वल टू, आपस में तो बराबर होते हैं लेकिन तीनों 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। पहला वाला क्या लिखा है? बराबर। दूसरा वाला क्या लिखा है? नहीं बराबर। तीसरा वाला क्या होगा? सर, बराबर। अल्टरनेट में चला दो। तीसरा क्या है सर? टेट्रागोनल। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। डन है क्या? सर, चौथा क्या होगा? नहीं बराबर। नहीं बराबर में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। याद रखिएगा, बराबर, नहीं बराबर, बराबर, नहीं बराबर। अब नहीं बराबर के बाद क्या आता है सर? बराबर आता है। सर, बराबर कैसे लिखोगे? अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। पक्का है? सर, बराबर है। इस बार क्या आएगा? नहीं बराबर। अब इस बार भी ट्विस्ट आपको दिखाई देने वाला है, जब जरा गौर फरमाएंगे। अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ध्यान से देखिएगा, पर बीटा 90 डिग्री नहीं होता है। याद रहेगा क्या? और आखिरी बचा ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक के तीनों एंगल आपस में भी बराबर नहीं होते हैं और ना ही ये 90 के भी बराबर होने वाले हैं। याद रहेगा क्या? सर, एक बार फिर से बता दो। एक्सियल डिस्टेंस
2 बराबर, 2 नहीं बराबर, 3 नहीं बराबर। याद रहेगा क्या? डन सर। पहला 90 डिग्री के बराबर, दूसरा नहीं बराबर, तीसरा बराबर, चौथा याद रखिएगा नहीं बराबर, लेकिन गामा कितना होगा? 120। अब सर नहीं बराबर के बाद क्या आने वाला है जरा बताओ? नहीं बराबर के बाद आने वाला है सर बराबर। बराबर क्या सर? अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर। फिर नहीं बराबर, अल्फा गामा तो 90 डिग्री होता है जनाब, लेकिन बीटा क्या होता है? 90 नहीं होता है। आखिरी वाला तीनों आपस में बराबर नहीं होते, नहीं वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। पक्का है? एक और नाम लिख लीजिएगा, रोम्बोहेड्रल का बाबू एक और नाम होता है ट्राइगोनल। याद रखेंगे क्या? बिल्कुल। सातों क्रिस्टल सिस्टम याद रखेंगे सर, सातों एक्सियल डिस्टेंस याद रखेंगे और सातों एक्सियल एंगल भी याद रखेंगे। मैं एक और ब्लॉक बना रखा हूं, वो ब्लॉक है बाबू आप सभी का यूनिट सेल का। क्यूबिक 3 यूनिट सेल, रोम्बोहेड्रल 1, टेट्रागोनल 2, हेक्सागोनल 1, ऑर्थोरोम्बिक 4, मोनोक्लिनिक 2, ट्राइक्लिनिक 1। आसान है याद करना, जरा गौर फरमाइए। 31, 21, 421, 31, 21, 421। पक्का सर? ये 3 क्या लिख रखे हो सर? 3 यूनिट से लिख रखा हूं। अब 3 कौन कौन से यूनिट से लेता है जरा गौर फरमाइएगा। सर सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फिर उसके बाद क्या लेता है सर? फेस सेंटर्ड। तीनों के बारे में मैं पिछले वीडियो में ही बता रखा हूं, तो याद रखिएगा कि क्यूबिक कितनी प्रकार के यूनिट सेल बनाता है सर? 3। कौन कौन सी? एससी, बीसीसी और एफसीसी। रोम्बोहेड्रल 1 क्या लिखिएगा सर? सिंपल क्यूबिक। 2 तो क्या लिखिएगा सर? सिंपल क्यूबिक और बीसीसी। डन सर। 1 लिखना होगा तो सर सिंपल क्यूबिक। सर 4 लिखना है। 4 किसका होता है? ऑर्थोरोम्बिक का, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट सेल। पक्का? जरा गौर फरमाइएगा। सर सिंपल क्यूबिक, सर बॉडी सेंटर्ड, सर फेस सेंटर्ड, और एक और सेल बता रखा था उसका नाम है एंड सेंटर्ड। याद रखिएगा सर। तो अब यहां देखो क्या लिखने का, यहां ट्विस्ट है। सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर नहीं लिखिएगा सर, एंड सेंटर्ड लिखिएगा। और आखिरी में 1 लिखा है तो क्या लिखिएगा सर? सिंपल क्यूबिक लिखिएगा। ये पूरी चार्ट आपको याद होनी चाहिए। अब मैं क्रिस्टल सिस्टम के सातों याद करने के ट्रिक बताने वाला हूं, जरा गौर फरमाइएगा। याद रखिएगा सर, क्यों रहे टीना, हेमा और मोना तेरे क्लिनिक पर। क्या लिखिएगा सर? तेरे क्लिनिक पर। क्या सातों क्रिस्टल सिस्टम याद हो जाएगा क्या? क्यों रहे टीना, हेमा और मोना तेरे क्लिनिक पर। लिखे जरा। अब हम जो चार्ट बढ़ा रखे हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं, जरा गौर फरमाएं। पहला सवाल, टोटल क्रिस्टल सिस्टम्स आर। कितने क्रिस्टल सिस्टम बता रखे रे दादा? 7 बता रखा है। क्यों रहे टीना, हेमा और मोना तेरे क्लिनिक पर? सर 7 बता रखा है। दूसरा सवाल आप करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस। सर ये तो बता ही नहीं रखा है। सर बता रखा है, जरा गौर फरमाएंगे। क्या मैं आखिरी ब्लॉक आपको यूनिट सेल के पढ़ा रखी थी क्या? हाँ सर बिल्कुल पढ़ा रखे थे। क्या उसमें याद करा रखा था सर? 31, 21, 421। सर इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर? 14 आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं बाबू? लैटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? लैटिस बोलते हैं। और इस लैटिस के बारे में जानकारी किसने दिया था सर? ब्रेवियस ने दिया था। इसलिए इस लैटिस को क्या बोलते हैं बाबू? ब्रेवियस लैटिस होते हैं। जोड़ लीजिएगा, 14 आता है। तीसरा सवाल, इन अ ट्राइगोनल सिस्टम विच इज करेक्ट। क्या मैं ट्राइगोनल का दूसरा नाम रोम्बोहेड्रल बता रखा हूं क्या? तो तुम कुछ मत करो, पहले जैसे ही स्टेटमेंट का सवाल आता है तुम ट्राइगोनल का एक्सियल एंगल और एक्सियल डिस्टेंस लिख लो। क्या मैं आपको ट्राइगोनल का ए बराबर बी बराबर सी बता रखा हूं क्योंकि दूसरे नंबर पर था, और एंगल बता रखा हूं सर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, लेकिन 90 के बराबर नहीं था। अब पढ़ेंगे स्टेटमेंट। विच इज करेक्ट, ध्यान रखिएगा सही बताना है। ऑल द एक्सियल लेंथ
एंड एक्सियल एंगल आर इक्वल। हाँ सर, एक्सियल एंगल और एक्सियल डिस्टेंस क्या है सर, बराबर है। उसकी बात अलग है कि 90 के बराबर नहीं है, लेकिन आपस में तो बराबर है, ठीक है। ऑल द थ्री एक्सियल लेंथ आर इक्वल। हाँ सर, अभी तो बता रखा सर लेंथ बराबर होता है। ऑल द थ्री एक्सियल एंगल्स आर इक्वल। हाँ सर, अभी तो बता रखा है भैया। टू एक्सियल एंगल आर सेम एंड वन इज डिफरेंट। ना जी ना, तीनों बराबर होता है। डी विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो सर करेक्ट तो तीनों होगा, ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। अरे हाँ जी ना जी, लिखे। 4th नंबर सवाल, मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम। मैंने बोला था ना 4 से डिट्टो सवाल आते हैं। सिमेट्रिकल सिस्टम किसे कहिएगा सर, जिसके सारे साइड बराबर हों। ऐसे तो बहुत सारों के बराबर होते हैं। क्या बहुत सारे के एंगल भी बराबर होते हैं क्या? नहीं सर, अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा किसके बराबर होता है सर? ये सर क्यूबिक के बराबर होता है। डन है क्या? 5th नंबर सवाल, मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम। अनसिमेट्रिकल सिस्टम सर, साइड भी बराबर ना हो, एंगल भी बराबर ना हो। सर किसका होता है? मैं लिख देता हूं, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है सर, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्या ये क्रिस्टल सिस्टम के सबसे आखिरी वाला बता रखा था क्या? मोना तेरे क्लिनिक पर। हाजी ना जी। 6th नंबर सवाल, ध्यान से पढ़िएगा। द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ अ कंपाउंड विद यूनिट सेल डायमेंशन ए इज इक्वल टू इतना नैनोमीटर। सवाल की और भूमिका देखिएगा। बी इज इक्वल टू इतना नैनोमीटर और सी इतना नैनोमीटर दे रखा है। क्या ए की वैल्यू बी की वैल्यू बराबर है क्या? हाँ सर, ए बराबर बी दे रखा है। लेकिन क्या ये सी के बराबर है क्या? नहीं सर, ये 387 है, ये 504 है सर, बराबर नहीं है सर। एक क्लू मिल गया। ठीक है सर, अल्फा बीटा 90 डिग्री, ये सर ठीक है, ये तो दे ही रखा है। लेकिन गामा 120, ट्विस्ट संख्या 1 कैसे बता रखा था सर? क्यों रहे टीना हेमा। 4था नंबर, हेमा का मतलब सर हेक्सागोनल इज द राइट आंसर। लिखे। 7th नंबर सवाल करेंगे। इन अ मोनोक्लिनिक, जैसे ही पूछा आप कुछ मत करो सर, डिस्टेंस लिखो, एंगल लिखो। सर ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, ऐसा पढ़ा रखा है। एंगल में थोड़ा ट्विस्ट था, तो याद रखिएगा, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं हुआ करता था। अब आप कुछ मत करो, इससे अपने ऑप्शन को मैच करा लो, वही आंसर होगा। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी है। सर इन दोनों को तो पहले काटो। अरे हाँ, नहीं, डी को मत काटो। सर सी नंबर वाला तो काट ही दो, क्योंकि बराबर दे रखा है। हाँ जी ना जी, अब इन तीनों में से कोई आपका एक आंसर होगा। हाँ ये ना सर, इसको काट दो, गया सर, ए ऑप्शन भी गलत। अब किस में बारी खेलनी सर? अरे सर इसको भी काट ही दो तो उचित रहेगा। बचा कौन सर? बी ऑप्शन। सर ऐसे भी सवाल कर सकते हैं। अरे हाँ जी ना जी, चलिए जरा गौर फरमाइए। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, सर लिखा हुआ है। अल्फा गामा यानी कि दो एंगल 90 डिग्री होगा। सर यहां आप अल्फा गामा 90 डिग्री ले रखा था उस चार्ट में, यहां बीटा और गामा 90 डिग्री ले रखा है। क्या उससे कोई दिक्कत नहीं, तीनों में से कोई दो एंगल तो 90 डिग्री लेकर रखा है। तीसरा क्या है सर? 90 डिग्री के बराबर नहीं, तीसरा 90 डिग्री के बराबर नहीं। बी इज द राइट आंसर। 8वां नंबर सवाल, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस बता रखा था क्या? मैं बोला था ना, याद आता है, 31, 21, 421। 4 किसका था? ऑर्थोरोम्बिका। याद रखिएगा, अब मैं सबका लिख देता हूं, सबका। सर क्यूबिक का कितना होता है सर? 3 पहले नंबर पर। मोनोक्लिनिक का सर कितना होता है सर? 2 पक्का। ट्राइगोनल का कितना होता है सर? 1। क्या मैक्सिमम नंबर पूछा था क्या? ऑर्थोरोम्बिक। हाउ मेनी क्रिस्टल सिस्टम्स हैव ओनली 2 ब्रेविस लैटिस? अब वो पूछ रहा है ना कि जितने क्रिस्टल सिस्टम आप पढ़ रखे हो उसमें से कितने ऐसे क्रिस्टल सिस्टम है जिसकी ब्रेविस लैटिस का संख्या ओनली 2 है। इधर आओ, 31, 21,
421। कितनी बार 2 आ रहा है सर? 2 बार 2 आ रहा है। तो कितने लोगों का क्रिस्टल सिस्टम का केवल ब्रेविस लेटिस 2 होगा सर? 2 ही लोगों का तो होगा। मारो आंसर, छापो। अब हम बात करने वाले हैं पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। सर ये कौन सी नया मतलब गेम खेल रहे हो आप मेरे साथ? जरा गौर फरमाइएगा। जब किसी भी यूनिट सेल में मैं एटम्स रख रहा था तो क्या वो कोई जगह घेर रहा था क्या वो एटम्स कुछ जगह ऑक्युपाई कर रहा था क्या? तो जितना जगह वो एटम किसी यूनिट सेल में ऑक्युपाई करता है उसे क्या बोलते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी। गौर फरमाइएगा, मैं डेफिनेशन लिखता हूं, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल। याद रहेगा क्या? किसी भी यूनिट सेल में किसी एटम के द्वारा जितना जगह घेरा जाता है वह जगह क्या कहलाता है? सर पैकिंग फ्रैक्शन। जरा गौर फरमाइएगा, यह हमारा एक यूनिट सेल हुआ। जरा गौर फरमाइएगा। अरे भाई क्यूबिक यूनिट सेल है, कोई बात नहीं। यदि मैं एटम्स कुछ जगह रखा हूं बाबू, तो क्या इस यूनिट सेल की कुछ जगह ऑक्युपाई कर लिया है क्या? तो वह जगह क्या कहलाएगा? पैकिंग फ्रैक्शन कहलाएगा। पक्का पक्का? हाँ जी ना जी। अब जरा गौर फरमाइएगा, ध्यान से देखिएगा, इसका फॉर्मूला भी आता है सर। परसेंटेज ऑफ पीएफ लिखने को आप पी भी लिख सकते हैं इसके बदले, है ना? ध्यान से लिखिएगा, याद रखिएगा सर। जेड इंटू, जेड मतलब सर जेड इफेक्टिव, सर वॉल्यूम ऑफ एटम, पक्का है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, परसेंटेज है सर इंटू 100 छाप दो। पक्का है क्या? इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते इस फॉर्मूले को। परसेंटेज ऑफ पीएफ, सर जेड लिख दोगे पहले। क्या बाबू एटम को स्फीयर मान रहा हूं क्या मैं? तो किसी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बाबू? सर होता है 4π/3 πr³। 4/3 πr³ होता है। किसी यूनिट सेल को कैसा मैं मान रहा हूं सर? क्यूबिक मान रहा हूं। तो किसी क्यूबिक का वॉल्यूम क्या होता है सर? a³ होता है। ये रहा सर इंटू 100। पक्का पक्का? तो ये रहा हमारा बाबू पॉकेट रॉकेट। याद रहेगा क्या? अब जरा गौर फरमाइएगा, एक चीज और बताता हूं। जब मैं आपको ध्यान से यूनिट सेल दिखा रहा था तो सर 1 मिनट उसमें 2 बातें थी सर। कुछ जगह तो एटम घेर ले रहे थे, लेकिन कुछ जगह क्या हो जा रहे थे बाबू? खाली हो रहे थे। उस जगह को क्या बोलते हैं बाबू? ओइड्स बोलते हैं। जरा गौर फरमाइए, क्या ये सामने से आपको जो यूनिट सेल दिखाई दे रहा है बाबू, कुछ खाली दिखाई दे रहा है क्या? सर हाँ, खाली दिखाई दे रहा है। तो जो जगह खाली दिखाई देगा उसे आप ओइड्स कहिएगा, और जो जगह भरी हुई होगी एटम से उसे क्या कहिएगा? पैकिंग फ्रैक्शन कहिएगा। तो मैं अब आपको परसेंटेज ऑफ ओइड्स भी बताने वाला हूं, याद रखिएगा इसे। ठीक है बाबू, गौर फरमाइएगा। तो मैं लिखता हूं सर ओइड्स की डेफिनेशन। जरा गौर फरमाइएगा, क्या लिखेंगे सर? तो इसको लिखोगे सर आप एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस बाय एन एटम इन यूनिट सेल, इन यूनिट सेल। तो जितना जगह खाली दिखाई देगा किसी एटम के द्वारा किसी यूनिट सेल में, तो उसे क्या कहिएगा बाबू? ओइड्स कहिएगा। मैंने दिखा रखा। अब सर इसका भी फॉर्मूला लिखवाओगे क्या? हाँ मेरे ना बाबू, इसका भी लिखवाऊंगा। जरा गौर फरमाइएगा सर, इसका फॉर्मूला होगा परसेंटेज ऑफ ओइड्स बराबर, आप जरा खुद सोचो सर, जितना जगह घेर रहा है उसमें से 100 को माइनस कर दो। तो सर 100 माइनस जितना जगह एटम घेर रहा है सर परसेंटेज ऑफ पीएफ। हाँ जी है ना जी। तो सर जितना एटम्स जगह घेर रहा है यदि उसको 100 से माइनस कर दोगे तो क्या जितना जगह खाली होगा निकल जाएगा क्या? पक्का पक्का? डन। इसको लिखें। अब मैं क्या करने वाला हूं आपको, सब एक करके सिंपल क्यूबिक की, बीसीसी की और एफसीसी की मैं पीएफ बताऊंगा और ओइड्स बताऊंगा। लिखिए जरा इसे, जरा ध्यान दीजिएगा बाबू, है ना? लिखिए जरा इसे। डन। अब देखिए
मैं आपको बताने वाला हूं सिंपल क्यूबिक की पीएफ कितनी होती है और सिंपल क्यूबिक की परसेंटेज ऑफ ओइड्स कितनी होती है। डन है क्या? जरा गौर फरमाएंगे। सर केस 1 लिखोगे आप, सिंपल क्यूबिक की अब हम पीएफ बताने वाले हैं। जरा गौर फरमाएंगे। पहले कुछ नहीं करेंगे, पहले पीएफ का फॉर्मूला लिखेंगे। सर पीएफ का फॉर्मूला क्या बता रखा है? परसेंटेज ऑफ पीएफ इज इक्वल टू, जरा गौर फरमाएंगे, z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब बता रखा है क्या? डन है सर। परसेंटेज है तो कितना लिखोगे? 100 लिखोगे। ये भी डन है। जरा गौर फरमाइए, क्या मैं आपको पिछले लेक्चर में सिंपल क्यूबिक का जेड बता रखा है क्या? बिल्कुल बता रखा है सर। सिंपल क्यूबिक का जेड कितना होता है सर? 1 होता है। ठीक है सर, इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन, क्या मैं सिंपल क्यूबिक का जब रिलेशन पढ़ा रहा था तो क्या उस समय ए और आर में रिलेशन पढ़ा रखा था क्या? हाँ सर, आप ए और आर में रिलेशन पढ़ा रखा था। जेड बराबर 1, दूसरा ए इज इक्वल टू 2r भी पढ़ा रखा था। डन है क्या? इससे भी लिखेंगे। अब जरा गौर फरमाइए, क्या मैं इस ए के बदले में 2r छाप दूं? हाँ सर, ए के बदले 2r लिख दो, उसका क्यूब था, इंटू सर 100 छापो। बिल्कुल। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जरा गौर फरमाइएगा। ठीक है बाबू, मैं ऊपर वाले संख्या लिख देता हूं सर, 4 पाई आर क्यूब अपॉन, क्या मैं इस 3 को नीचे लेकर चला जाऊं? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 2r की क्यूब है सर। 2 की क्यूब कितनी होगी सर? 8। r की क्यूब कितनी होगी सर? r क्यूब होगी, इंटू 100। हाजी ना जी? जरा गौर फरमाएंगे। ए बाबू, क्या मैं r क्यूब से r क्यूब को मर्डर कर दूं? बिल्कुल ठीक है सर। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। डन है क्या? सर ऊपर क्या मिला आपको? जरा गौर फरमाइए। सर ऊपर मिला होगा सर पाई मिला, सर पाई लिखा। नीचे 3 2 जा 6 मिला, 6 लिखा, इंटू 100 लिखा। पक्का है? अब देखिए, अब जब आप इसे सॉल्व करोगे, जब पाई की वैल्यू 3.14 रखोगे, 6 से डिवाइड कर दोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो इसका आंसर आ जाता है 52.4%। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल क्यूबिक में एटम्स कितना ज्यादा घेरे रहती हैं बाबू? 52.4%। एक ये याद रखिएगा, फ्रैक्शन भी याद रखिएगा कि सिंपल क्यूबिक में कितना होता है? पाई अपॉन 6 होता है। एक बात बताइए, यदि मैं आपसे ये पूछ दूं कि सर सिंपल क्यूबिक में यदि इतना भरा हुआ है जगह, तो सर खाली कितना होगा? सर कुछ नहीं, आप अभी ही तो बताए, कुछ नहीं करने का, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ पीएफ। परसेंटेज ऑफ पीएफ कितना आया है सर? 52.4% आया है। क्या आप इसे सब्ट्रैक्ट करना जानते हैं? बिल्कुल सर। कितना आएगा सर? 47.6% आएगा। दोनों याद रखिएगा, छापे। बीसीसी की पैकिंग फ्रैक्शन निकालने वाले हैं, ये फॉर्मूला मैं आपको बता रखा हूं। ठीक है जनाब, क्या मैं बीसीसी का जेड भी इससे पिछले वाले में बता रखा हूं? क्या मैं लिख देता हूं ऐसे बैलून में? सर बीसीसी का जेड होता है सर 2। बीसीसी में ए और आर का रिलेशन भी लिख देता हूं अभी हाथों हाथ। 2r इज इक्वल टू √3a/2 होता है। यहां क्या चाहिए बाबू? ए चाहिए। क्या मैं यहां से ए निकाल सकता हूं क्या? हाँ सर। 2 को इधर ले लो, 4r, √3 को सर नीचे ले लो। क्या ये ए की वैल्यू निकल जाएगी? छाप देंगे अभी थोड़ी देर पहले, ध्यान से सुनिएगा। ए की वैल्यू कितनी है सर? जेड की वैल्यू 2 है। 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन, ए कितना है सर? 4r/√3 का क्यूब है। हाँ सर बिल्कुल, इंटू 100 लिखा हुआ है। पक्का है क्या? जरा गौर फरमाएंगे। अब क्या करोगे सर? 4 2 जा 8, 8 पाई आर क्यूब। नीचे सर क्या लिखा है सर? 4 की पावर 3 कितना होता है सर? 64, r की पावर 3 r क्यूब। अब √3 की पावर क्यूब लिखा है। मैथ आप उतना पढ़े होंगे सर, √3, इसका मतलब यही तो हुआ ना क्यूब का मतलब। इसका पेयर बना लो, √3 का स्क्वायर दिखेगा आपको, ये √3 दिखेगा, स्क्वायर से अंडर रूट गया, क्या लिखा है सर? 3√3।
लिख ले जरा एक बार इससे। ठीक है, तो √3 की पावर क्यूब क्या होता है सर? 3√3 होता है। इस 3 को नीचे ले लो पहले, तो छूट गया है, इंटू 100। पक्का है? अब जरा गौर फरमाएंगे बाबू, अब कौन किससे कटने वाला है ये भी देखेंगे। सर r³ से r³ गया, आसान वाला। 3 से 3 गया, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, ये भी गया। अब बना क्या, जरा गौर फरमाइए। ऊपर क्या बचा सर? ऊपर बचा है सर पाई। ये √3 नीचे है तो कहां जाएगा सर? ऊपर जाएगा सर। √3 पाई ऊपर रहेगा। नीचे क्या है सर? केवल 8 इंटू 100। जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो क्या मिल जाएगा बाबू? 68% बीसीसी का पीएफ होता है। पक्का है क्या? क्या यदि मैं आपसे पूछूं परसेंटेज ऑफ ओइड्स निकालने के लिए, तो क्या नहीं निकाल सकते क्या? हाँ सर, 100 माइनस पीएफ। पीएफ है कितना बीसीसी का सर? 68% है। कितना घटकर आएगा सर? आएगा सर 32%। दोनों याद रखिएगा, बीसीसी की पीएफ 68%, ओइड्स 32%। और फ्रैक्शन वाली भी बात याद रखिएगा। ठीक है, मैं अब आपको एफसीसी बताता हूं। ठीक है बाबू, जरा गौर फरमाइएगा, छाप लीजिएगा इसे। ठीक है, अब जरा मैं बताता हूं आपको एफसीसी की वैल्यू, अब बताता हूं पीएफ आपको, जरा गौर फरमाइएगा, ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका एफसीसी। ठीक है बाबू, डन है क्या? बिल्कुल। क्या एफसीसी का भी मैं जेड बता रखा था क्या? हाँ सर, एफसीसी में जेड जो होता है वो 4 के बराबर होता है। ए और आर में रिलेशन कितना होता है सर? 2r = √2a/2 होता है। यहां ए बराबर क्या लिखोगे? लिखो जरा ध्यान से, सर इधर गया। 4r √2 नीचे = a। अब क्या करेंगे हम लोग? छाप देंगे डिक्टो। जेड की वैल्यू सर कितनी? 4 पाई r³3। ध्यान से लिखेंगे। ए की वैल्यू कितनी है सर? यहां से छापो, 4r/√2 3 × 100। ये भी छाप दो सर। ठीक है सर, ये कितना लिखा है सर? 16 लिखा है। पाई r³, जरा गौर फरमाकर सर 3 नीचे लिख दो। बिल्कुल सर, 4 की पावर 3 कितना होता है सर? 64। r की पावर क्यूब हो जाएगा। जैसे आप इससे पहले वाले में √3 की कर रहे थे क्यूब, उसी से कैसे करेंगे? √2 की क्यूब करोगे तो क्या लिखोगे सर? 2√2 लिखोगे, इंटू 100 लिखोगे। क्या अब कटा दिया जाए क्या? हाँ सर, बिल्कुल कटा दो आप। r³ से r³ का मर्डर हो गया। बिल्कुल है सर। अब क्या कट करोगे सर? 16 1 जा 16, 16 4 जा 64। ऊपर लिखा है सर पाई, है ना? ये क्या लिखा है सर? नीचे क्या लिखा है सर? 4 3 जा 12। ऐसे ही छापो, पहले काट दो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है सर। 3 2 जा कितना लिख दिया सर? नीचे 6। √2 को मैं ऊपर लेकर चला जाऊं क्या? हाँ सर, ऊपर लेकर चले जाओ। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं सर। ये हो गया आपका 100। हाँ जी ना जी, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ऊपर क्या है सर? पाई। √2 भी तो ऊपर जाएगा। हाँ सर, √2 ऊपर गया। 3 2 जा 6, सर हमने 3 2 जा 6 लिख रखा है, इंटू 100। जब आप बाबू इसे सॉल्व करोगे, मैं सब बातें बता रहा हूं, फ्रैक्शन भी याद करना है, पीएफ भी याद करना है, परसेंटेज ऑफ ओइड्स भी याद रखना है। ध्यान से, इसकी वैल्यू आती है बाबू 74% आती है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद आंसर यही लिखना है आपको, याद रखिएगा। √2 की वैल्यू होती है 1.414, लिख दीजिएगा। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, छाप लीजिएगा। क्या आप परसेंटेज ऑफ ओइड्स बता देंगे इसका? सर कुछ नहीं करना है, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ पीएफ कितना है सर? 74%। इसका ओइड्स कितना आएगा सर? 26%। इसे याद कर लीजिएगा। अब मैं जितने सारे फॉर्मूले बता रखा हूं, मैं एक चार्ट बनाकर मैं आया हूं एक जगह लिखने का, जरा गौर फरमाइएगा। सिंपल क्यूबिक की जेड इफेक्टिव लिखनी है, बॉडी सेंटर्ड की और फेस सेंटर्ड की, जरा गौर फरमाइए। सिंपल क्यूबिक की जेड इफेक्टिव सर कितनी होती है सर? 1 2 4, 1 2 का 4, याद रखिएगा। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, सिंपल क्यूबिक क्या बता रखा है सर? A = 2r बता रखा है क्या?
हाँ सर बिल्कुल बता रखा है। बॉडी सेंटर्ड में ए और आर का रिलेशन सर 2r इज इक्वल टू √3a/2 पढ़ा रखा है क्या? हाँ सर बिल्कुल रिवाइज है बाबू ये। फेस सेंटर्ड क्या है सर? फेस सेंटर का रिलेशन 2r इज इक्वल टू √2a/2 होता है क्या? 2 ब्लॉक खत्म। तीसरा ब्लॉक है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी बता रखा हूं बाबू। सिंपल क्यूबिक का 6 होता है, बॉडी सेंटर्ड का 8 होता है, फेस सेंटर्ड का 12 होता है, याद रखिएगा। पीएफ अभी अभी तो बताया, सिंपल क्यूबिक की पीएफ कितनी होती है? 52.4% होती है, बॉडी सेंटर्ड की 68% होती है, फेस सेंटर्ड की 74% होती है, याद रखिएगा। डन है क्या? अब सिंपल क्यूबिक की ओइड्स अभी तो लिखा, कितना होता है सर परसेंटेज ऑफ ओइड्स? सर 47.6%। सर ओइड्स बीसीसी की कितनी होती है सर? 32% होती है। फेस सेंटर्ड की ओइड्स कितनी होती है सर? 26% होती है। हाँ ये ना, एक चीज और बताता हूं आपको, वो सवाल आता भी है, मैं अब इसको फ्रैक्शन में भी लिख देता हूं। हाँ ये ना, वो याद रखिएगा पक्का। सिंपल क्यूबिक की टोटल वैल्यू की फ्रैक्शन क्या आती थी सर? तो π/6 आती थी, ठीक है सर। बीसीसी की वॉल्यूम का फ्रैक्शन क्या आता था सर? वो आता था √3π/8 आता था सर, याद रखिएगा। सर फेस सेंटर्ड का सर बताओ वॉल्यूम कितना आता था सर? √2π/6 आता है। बाबू मैं फिर गुजारिश कर रहा हूं, डिट्टो सवाल एग्जाम में आते हैं, जल्दी छापे इसे। हम जितना पढ़ाए हुए हैं उस पर कुछ सवाल लेकर आए हैं आपके लिए। पहला सवाल है बाबू, द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन बीसीसी। मैंने कह रखा था ना, चार्ट याद रखिएगा आता है। बीसीसी का एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस का मतलब क्या? वो ओइड्स पूछ रहा है क्या? तो बीसीसी का ओइड्स कितना होता था सर? 32%। कहां है भैया 32%? यहां रहा। दूसरा सवाल, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन की इनमें से कौन सी ऑर्डर सबसे अच्छी है? जरा गौर फरमाइएगा, है ना। एफसीसी का कम होगा बीसीसी, सर ऐसा नहीं होता है, एफसीसी का ज्यादा होता है पीएफ, 74% होता है। सर एफसीसी की जो पीएफ है बीसीसी से ज्यादा है। हाँ सर ये 74% होती है, बीसीसी 68% होता है, और ये होता है 52.4% होता है। डन है क्या? बी इज द राइट आंसर, एफसीसी बीसीसी आफ्टर दैट एससी। तीसरा सवाल आराम से पढ़िएगा, द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इन टर्म्स ऑफ रेडियस। रेडियस के टर्म में बताना है, एफसीसी पहले बताना है, फिर बीसीसी का बताना है, फिर सिंपल क्यूबिक का बताना है। मैं ए और आर में रिलेशन पढ़ा रखा हूं, ध्यान से देखिएगा, पक्का है सर। पहला लिखा है 2√2r, दूसरा लिखा है 4r/√3, और तीसरा लिखा है सर 2r। सर ए और आर में रिलेशन, ए इज इक्वल टू 2r, सिंपल क्यूबिक का पढ़ा रखा हूं क्या? हाँ सर पढ़ा रखा हूं। तीसरा सिंपल क्यूबिक का था, लिख रखा है। 4r/√3 ये भी पढ़ा रखा हूं बाबू। 2r इज इक्वल टू √3a/2 पढ़ा रखा हूं। क्या यहां से 4r/√3 लिख सकते हैं क्या a बराबर? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ये भी सही है। एफसीसी वाला सर ऑप्शन जरा चेक करो, वो गलत लिखा है कि सही, जरा चेक करते हैं। 2r इज इक्वल टू √2a/2 में पढ़ा रखा हूं, ध्यान से देखना बाबू। ये 4r/√2 इज इक्वल टू a लिख रखा है क्या? नहीं लिख रखा है, लेकिन जरा चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा बाबू, है ना। क्या मैं ऊपर वाले 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, r तो पहले से था, 2 ऐसे लिखा हुआ है, अजी ना जी, बिल्कुल सर। क्या मैं किसी एक दो को √2 × √2 लिख सकता हूं क्या सर? हाँ सर, √2 का स्क्वायर होगा तो 2 ही मिलेगा, ठीक है सर। क्या √2 से √2 काट दूं क्या? हाँ सर ये भी काट दूं, ऊपर क्या बचा? 2√2r, क्या लिखा है? क्या सी इज द आंसर, लिखे बाबू। अब देखते हैं, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन सिंपल क्यूबिक का टोटल वॉल्यूम का फ्रैक्शन पूछा है। क्या मैं लिखवा रखा हूं क्या? π/6। हाँ सर, ए इज द राइट आंसर। डिट्टो सवाल याद रखने का, टोटल स्पेस ऑक्युपाइड इन बीसीसी, बीसीसी का टोटल स्पेस पूछ रहा है, अर्थात पीएफ पूछ रहा है सर। 68%, सर 68% पक्का है क्या? तीसरा सवाल अच्छा है, ध्यान से,
इफ ए इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ क्यूब, ठीक है सर, क्यूब की साइड की लेंथ दे रखी है ए, द डिस्टेंस बिटवीन बॉडी सेंटर एंड वन कॉर्नर एटम इन अ क्यूब। मालूम है सर, ये रहा आपका कॉर्नर और ये रहा आपका बॉडी सेंटर। क्या इस कॉर्नर से इस बॉडी सेंटर के बीच की दूरी कितनी होती है सर? √3a/2 होती है क्या? हाँ सर, वही पूछ रहा है। एक कॉर्नर और एक बॉडी सेंटर के बीच कितना होता है? √3a/2 होता है, इज द राइट आंसर। लिखे बाबू। अब हम 7th नंबर सवाल करेंगे बाबू, जरा गौर फरमाइएगा। फ्रैक्शन ऑफ द एलिमेंट दैट क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी। बीसीसी का फ्रैक्शन पूछ रहा है। क्या बता रखा था सर? √3π/8 बता रखा था। डिट्टो याद रखिए आप, √3π/8। डन है। 8 नंबर सवाल सर, इन बीसीसी अ मेटल एटम एट सेंटर ऑफ द सेल इज सराउंडेड बाई हाउ मेनी अदर एटम्स। बीसीसी में होता क्या है सर? कॉर्नर पर एटम्स होते हैं। कॉर्नर कितने सर? 8। तो 8 कॉर्नर पर एटम्स हुए और बॉडी सेंटर में बॉडी के बीच में रह रहा है। तो कह रहा है कि सर सेंटर पर जो मेटल एटम है वो कितने गेंदों से सराउंडेड है? तो सर बीच में रखी हुई गेंद कितने कॉर्नर के एटम से सराउंडेड? सर 8 कॉर्नर के एटम से। वेरी शॉर्ट। 9th और 10th अच्छे से। एन एलिमेंट हैज बीसीसी स्ट्रक्चर हैविंग यूनिट सेल इतना, द नंबर ऑफ एटम्स। मैं थोड़ा ऊपर वाला बाबू इरेज करता हूं, ध्यान से देखिएगा ना। क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, कुछ ना करे। 9th नंबर का सोल्यूशन ऊपर दे रहा हूं। नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो कभी भी बाबू आपको तो कुछ मत करें, Z इंटू यूनिट सेल जितनी दे रखी होगी उससे मल्टीप्लाई कर दे। Z कितना दे रखा है सर? हमें कैसे मालूम चलेगा? ये सर क्या बीसीसी दे रखा है क्या? बीसीसी का Z कितना होता है सर? 2 होता है। 2 इंटू यूनिट सेल में कितना दे रखा है सर? 12.08 इंटू 10⁻23। क्या आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ऑप्शन इसका होगा 12 के आसपास, यानी कि बी। डन है। 10th नंबर सवाल मैं यही बताऊंगा, ध्यान से पढ़ेंगे पहले, है ना। द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 3.04 एंगस्ट्रॉम। सर ए दे रखा है 3.04 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सर यूनिट सेल क्या कोई क्यूब जैसा होता है क्या? क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है सर? ए क्यूब। सर ए दे रखा है, क्या मैं ए क्यूब कर दूंगा क्या? हाँ सर, 3.04 का क्या कर दोगे सर? क्यूब कर दोगे, है ना। लेकिन जैसे ही आप ऑप्शन देख रहे होंगे तो सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है। सर अब क्या करोगे? सर कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो करोगे क्या? 3.08 एंगस्ट्रॉम को किस में चेंज करोगे बाबू? सेंटीमीटर में, इंटू 10⁻⁻8 से हो जाएगा। ये रहा क्यूब। क्या इसे सॉल्व कर सकते हैं क्या? इसका आंसर लगभग आता है बाबू 2.81 कर, है ना। बिल्कुल मैच करेंगे। कर लेंगे क्या? लिखें। कुछ कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, मैं पढ़ा रखा हूं, बस एक जगह लिख देता हूं क्योंकि सवाल आते हैं बाबू। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है बाबू? 1/8 होता है, मैं पढ़ा रखा हूं। फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है सर? 1/2 होता है। बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना सर? 1, उसी घर में रह जाता है। एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन नहीं पढ़ा रखा हूं, मैं अभी बताता हूं आपको। जैसे मान लो किसी एक फेस को बना रहा हूं, क्यूब है ना, क्यूब, उसमें से क्या एक फेस में निकाल दिया, ठीक है बाबू, और एक क्यूब इधर और एक क्यूब का फेस सर इधर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं सर आपको, ठीक है सर। और इस एज के सेंटर पर रख दिया एक एटम। क्या यह एज सेंटर सर इस रूम में भी जाएगा और इस रूम में भी जाएगा क्या? हाँ सर। क्या बाबू मैं ऐसे ही 2 घर ऊपर बना दूं? ऐसे ही 2 घर ऊपर बना दूं, जरा सर बना कर दिखाओ। ऐसे ही 2 घर ऊपर बना दूं, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूं कि आपको समझ में आएगा। एक और घर बना देता हूं इधर। तो क्या ये जो एज सेंटर आपको दिखाई दे रहा है नीचे वाले घर में भी जाएगा दोनों? सर 2। क्या ऊपर वाले घर में भी दोनों के जाएगा क्या? हाँ सर बिल्कुल जाएगा। अर्थात एक एज सेंटर कितने घर में जाएगा सर? 4 घर में। सर नीचे वाले 2 घर में और ऊपर वाले
2 घर में। ठीक है सर, एक नोट बताता हूं बाबू आपको जिससे आप जेड निकाल सकते हैं। जेड का फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको। सर कुछ नहीं करना है, याद रखिएगा C/8 प्लस F/2 प्लस, बाबू इसे थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझे, B/1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, प्लस E/4। आइए ना, ये नीचे क्या लिख रखा हूं मैं बाबू, सारे के कंट्रीब्यूशन लिख रखा हूं। सी क्या है, नंबर ऑफ कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड। कितने नंबर ऑफ कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड होंगे बाबू, 8। नंबर ऑफ फेस सेंटर, फेस सेंटर कितने बाबू सर, 6 ऑक्यूपाइड होंगे हमेशा। नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, सर बॉडी सेंटर तो हमेशा 1 होता है। और एज सेंटर की नंबर कितनी होगी सर, वो होती है सर 12। हाँ जी राजी, तो इस फॉर्मूले से आप करेंगे क्या, कोई भी जेड आप किसी भी यूनिट सेल का निकाल सकते हैं। लिखे बाबू, हम बात करते हैं हाउ टू फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में। सर ये एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिंपलेस्ट फॉर्म एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या कहलाता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। जरा ध्यान से सुनना, जैसे मान लो कोई भी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले, जैसे मैं ग्लूकोज का फॉर्मूला उठा लेता हूं C6H12O6, तो इसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब यदि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में यदि लिख दूं तो क्या बनकर तैयार हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। सर सिंपलेस्ट फॉर्म क्या, सर सबको काट दो ना, 6 1 जा 6, एक बचेगा तो एक क्या लिखना, 6 2 जा 12। ठीक है सर, फिर ये 6 1 जा 6। तो ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म निकलता है बाबू उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये जो होता है बाबू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। कुछ सवाल है तब हम लोग समझेंगे कि एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला कैसे जाता है। अब जरा गौर फरमाइएगा, ए कहां है बाबू, कॉर्नर पर है, बी कहां है बाबू, बॉडी सेंटर पर है। क्या निकालना है सर, फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। अच्छा बताइए, कॉर्नर पर एटम्स कितने होते हैं सर, 8। एक कॉर्नर कितने घर में जाता है सर, 8 घर में। नीचे के 4 घर और ऊपर के 4 घर में भी जाता था। ठीक है सर, इसका आंसर कितना है सर, 1। बॉडी सेंटर, सर कुछ भी हो जाए बॉडी सेंटर तो हमेशा एक ही रहती है और वो किसी के भी घर में जाती नहीं है। सर इसका आंसर 1 × 1, अर्थात कह लीजिए सर इसका भी 1 ही आंसर आएगा। अच्छा A1 आया, B भी कितना आया बाबू, 1 आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, AB हो गया। 1 1 क्या लिखना है। चलो अब अगला सवाल देखो, सवाल से ही प्रैक्टिस होगी भाई। ए कहां है, कॉर्नर पर। सर कॉर्नर कहां है सर, लिखो 8 × 1/8 लिखोगे, इसका भी आंसर कितना आएगा सर, 1। बी कहां है बाबू, फेस के सेंटर पर। फेस सेंटर कितने होते हैं, फेस कितने होते हैं बाबू, 6, तो फेस सेंटर भी कितना होगा सर, 6 ही होगा, सब बता रखा हूं मैं अभी। अच्छा कंट्रीब्यूशन कितना होता है सर, सर एक फेस सेंटर कितने घर में जाता है सर, 2 घर में। मैं भी देखूंगा और वो भी देखेगी, यानी कि एक फेस सेंटर कितने घर में सर, 2 घर में। इसका आंसर कितना है बाबू, 3। ए कितना आया, 1। बी कितना आया सर, 3। ये रहा आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला नन्ना सा। डर है, चलिए अब ये आप प्रैक्टिस करें। ए कहां है, कॉर्नर पर। सर 1 मिनट, 8 × 1/8 लिखो, इसका आंसर कितना बनेगा सर, 1। बी कहां है बाबू, एज के सेंटर पर। एज कितने होते हैं सर, 12। एज का सेंटर भी कितना होगा सर, 12। सर लिख दो सर 12 इंटू कंट्रीब्यूशन कितना होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। एज का सेंटर कितने घर में जाता है सर, 4 घर में, नीचे के 2 घर और ऊपर के भी 2 घर। इसका कंट्रीब्यूशन 1/4, 4 3 जा 12, 3। ए कितना है बाबू, 1। बी कितना है बाबू, 3। दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए बी। ठीक है, अब जरा एक और सवाल करिए। एक कॉर्नर पर है तो सर ए का आंसर आएगा 8 × 1/8, यानी कि 1 लिखा है। बी बॉडी सेंटर पर है सर, इसका भी आंसर 1 आएगा, इधर झट से लिख दो। सी का आंसर कितना आएगा सर, 6 × 1/2 लिखेंगे क्योंकि फेस के सेंटर पर है। ठीक है सर, इससे ये 3 आया। ए कितना है सर, 1। बी कितना है सर, 1। सी कितना है सर, 3। लिखो इसे, लिखो। अब चलिए अब हम सभी 5th नंबर सवाल करते हैं।
ध्यान से देखिएगा, बड़ी प्रैक्टिस के सवाल है इसमें। ए कहाँ है बाबू? कॉर्नर पर। कॉर्नर पर गेंद रहते हैं तो क्या लिखने का सर? 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1। डन है? बिल्कुल शिद्दत से करें भैया। बॉडी सेंटर पर है तो सर 1 होगा। फेस के सेंटर पर होगा तो सर फेस का सेंटर कितना होता है सर? 6 इंटू 1/2 का मतलब क्या होता है सर? 3। एज का सेंटर 12 इंटू 1/4। पक्का है क्या? ए कितना है सर? 1। बी कितना है सर? 1। सी कितना है सर? 3। डी कितना है सर? 3। फॉर्मूला आपका क्या बनकर तैयार हो गया सर? A1 B1 C3 D3। हाँ जी ना जी। 6th नंबर सवाल स्टेटमेंट वाला दे रखा हूं। अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स X एंड Y। ठीक है, X एटम्स को कहां रखा जा रहा है बाबू? कॉर्नर्स पर। X एटम को कहां रखा जा रहा है बाबू? कॉर्नर्स पर। Y एटम्स एट द फेस सेंटर। Y कहां रखा जा रहा है बाबू? फेस के सेंटर पर रखा जा रहा है। क्या मैं ऐसा सवाल आपको नहीं करा रखा हूं क्या? बिल्कुल करा रखा हूं, बस मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा है। कॉर्नर पर है सर 8 इंटू 1/8 1 होगा। फेस के सेंटर पर है 6 इंटू 1/2 कितना होगा सर? 3 होगा। देखिए तो अभी लिखा था क्या? फेस वाला। बिल्कुल, इसका फॉर्मूला एम्पिरिकल क्या होगा सर? x1 y3। अब ऑप्शन चेक कर लो कि इसमें है डी ऑप्शन। पक्का। चलो 7th नंबर सवाल करो। अब ये सवाल अच्छा है, ये एफसीसी ना लिखकर ये एफसीसी लैटिस लिख रखा है। हाँ या ना? इसका मतलब ये बताओ जरा, एफसीसी तैयार कैसे होता है सर? कॉर्नर पर भी एटम्स रहते हैं प्लस फेस के सेंटर पर भी एटम्स रहते हैं। कितने हुए सर? 4 होंगे क्या? हाँ सर, 3 और 1 4। लैटिस कहेगा तो कॉर्नर के भी एटम्स और फेस के सेंटर वाले भी एटम्स रखने पड़ेंगे। एज सेंटर कहा तो क्या लिखोगे सर? 12 इंटू 1/4 यानी कि 3। बॉडी सेंटर कहा तो सर 1 लिखोगे। फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल दो सर। एक कॉपर का कितना आया? कॉपर आया है सर 4। एजी मतलब सिल्वर, सिल्वर आया है 3 और एयू मतलब गोल्ड आया है 1। तो एक लिखो चाहे ना लिखो बराबर है। ये रहा आपका आंसर। लिख लो बाबू इसे। अब थोड़ा सवाल का लेवल बढ़ाया हूं, जरा गौर फरमाइएगा। ए कहां है बाबू? कॉर्नर पर। सर कॉर्नर का आंसर होता है 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। ठीक है बाबू। बी कहां है बाबू? अल्टरनेट फेस सेंटर। फेस सेंटर पर नहीं कर रहा, अल्टरनेट फेस सेंटर। अल्टरनेट का मतलब होता है बाबू एक फेस छोड़कर। जरा ध्यान से देखिएगा आप सभी। जैसे मान लो कि मैं एक क्यूब लाया, नन्हा सा प्यारा सा। डन है क्या? ध्यान से सुनिएगा। अल्टरनेट का मतलब एक स्थान छोड़कर रखना है भैया इस बार। जैसे मान लो मैं ऊपर वाले फेस के सेंटर पर रख रहा हूं तो एक फेस को छोड़कर रखना है। सर यदि आप यहां रखे हो तो एक जगह ये सामने वाले फेस को छोड़ दो, नीचे वाले पर रखो। चलो मैंने नीचे वाले पर रख दिया, तो एक फेस के नीचे वाले पर रखा और एक फेस सेंटर ऊपर वाले पर रखा। ठीक है सर। यहां रखे हो सर तो आप यहां नहीं रख सकते, कहां रखोगे सर? नीचे रखोगे। क्या नीचे पहले से ही रख रखे हो क्या? हाँ सर, अल्टरनेट पर रखे हो आप। अल्टरनेट का मतलब पुनः बता दूं एक स्थान छोड़कर होता है। अरे हाँ ना? अब यहां रखे हो तो सर इधर वाले फेस पर नहीं रखोगे क्योंकि बगल वाला होगा, नीचे वाले पर पहले से ही रख चुके हो। इस फेस का सेंटर पर रखोगे सर तो इस पीछे वाले फेस के सेंटर पर नहीं रखने का। कहां रखने का सर? नीचे। क्या पहले ही रख चुके हो क्या? कितने ऐसे फेस के सेंटर अल्टरनेट मिले सर? एक ऊपर वाला फेस का सेंटर और एक नीचे वाले फेस का सेंटर। अरे हाँ जी ना जी, पक्का है क्या? चलो अब ध्यान से देखना मेरे बाबू। अल्टरनेट फेस सेंटर कहा तो 6 मत लिख देना। कितने लिखोगे? 2। एक सीलिंग पर रखोगे तो एक ग्राउंड फ्लोर पर रखोगे तो कितना हुआ सर? 2 इंटू 1/2। ये भी आया 1, ए भी 1 बी भी 1। आंसर हो जाएगा सर ए बी। अमिताभ बच्चन हो गया। चलो 9th नंबर सवाल देखो जरा। चलो आ जाओ। ए कहां है बाबू? कॉर्नर पर। बी कहां है बाबू? फेस के सेंटर पर। इफ ओनली वन एज इज रिमूव्ड देन फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब कह रहा है सर ये तो बाद में पढ़ी, पल इसको पढ़ना जरूरी सा है। एक एज हटा दूं, जरा गौर फरमाइएगा मेरी बातें। जैसे मान लो मेरे नवाबो, ये रहा तुम्हारा एक एज। ध्यान सुनना, ये पूरे क्या कहलाएगा सर? एक एज कहलाएगा। वो कह रहा कोई भी एक एज क्या करो सर ना आप हटा दो।
ये एक यदि जैसे ही मैं एक एज हटाऊंगा बाबू, तो यहां का कॉर्नर और यहां का कॉर्नर क्या हट जाएगा क्या? हाँ सर, एक एज हटाओगे आप तो कितने कॉर्नर हटेंगे मेरे ना बाबू? सर 2। अरे हाँ, ये ना, यानी कोई डायरेक्ट नहीं कह रहा है कि आप 6 कॉर्नर यूज करो, इनडायरेक्ट कह रहा है कि मैं एज हटा दे रहा हूं। अरे हाँ जी ना जी, तो इस बार तुम 8 कॉर्नर ना लेकर कितने कॉर्नर लोगे सर? 6। आंसर कितना है सर? 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। हाँ ये ना, फेस सेंटर। अब तुम एज हटाए थे, जैसे मान लो ये एज था तुम्हारा, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर। अब जब ये एज हटाए थे तो कॉर्नर ही हटे थे ना। फेस का सेंटर से एज का क्या लेना देना सर? कुछ नहीं। फेस सेंटर कितने सर? 6 इंटू 1/2। इसका आंसर कितना है बाबू? 3। अब इसे सॉल्व करना जरूरी है। ये हो गया बाबू, ध्यान से सुनिएगा। ए कितना है बाबू? 3/4। बी कितना है बाबू? बी है बाबू 3। आपको फ्रैक्शन में कभी नहीं छोड़ना है। एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब ही होता है सिंपलेस्ट फॉर्म मेरे ना बाबू। ध्यान से देखिएगा, देखिए जरा। अब जितना डिनोमिनेटर में रहेगा ना बाबू, उससे मल्टीप्लाई कर दो आप, ए में भी और बी में भी। अब 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 3/4 लिखोगे, यहां लिखोगे सर B3। अरे हाँ जी राजी, पक्का। 4 से 4 क्या हो गया सर? ए के पास कितने बचे सर? 3। अब 4 का यदि इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा सर? 4 3 जा 12। हाँ या ना? अब मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मेरे ना बाबू। हाँ जी ना जी, ए कितना है सर? 3 है। बी कितना है सर? 12 है। क्या ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हूं मैं? बिल्कुल नहीं लिखा सर। क्यों नहीं लिखा सर? 3 और 12 एक दूसरे के टेबल में आते हैं, तो सर ए 1 हो जाएगा और बी कितना हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा। अरे हाँ या ना, पक्का। 10 नंबर सवाल, ये भी अच्छा सवाल है, जरा गौर फरमाइएगा। ए कहां है बाबू? कॉर्नर पर। बी कहां है बाबू? एज के सेंटर पर। ठीक है सर, फिर इफ लिख दिया। इफ ओनली वन एज इज रिमूव्ड, सर फिर एज हटा रहा है। एज हटाने से किसके घर में आपदा आती है? ओनली कॉर्नर। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा सर। कॉर्नर हटेगा सर, देखो सर, ये एज है, ये सर एज है। कितने कॉर्नर हटेंगे सर? 2। सर 6 इंटू 1/8, इसका मतलब कितना लिखा है सर? 3/4 लिखा है सर। ये ए का था, मैं ए लिख देता हूं यहां पर। बी का है बाबू एज के सेंटर पर। एक बात बताओ, यदि मैं एज हटाऊंगा तो क्या कहीं बीच में इसका एज का सेंटर भी होगा क्या? हाँ सर, एज का सेंटर भी होगा। तो एज के सेंटर टोटल कितने होते थे? 12। वो कह रहे इतने हटा दूंगा सर। लिखेंगे आप 11 इंटू 1/4, ये हुआ 11/4। ध्यान से, ए कितना हुआ बाबू? 3/4। बी कितना है बाबू? 11/4। डिनोमिनेटर में कुछ दिख रहा है क्या सर? 4 दिख रहा है। 4 से क्या करोगे? ए और बी में मल्टीप्लाई। हमेशा डिनोमिनेटर जितना भी रहेगा आप मल्टीप्लाई कर देने का, आपका बाबा समझा रहा है भैया। ठीक है सर, मल्टीप्लाई करो तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे सर? 4 से। लो कर दिया मैं 4 से मल्टीप्लाई। 4 से 4 गया सर, एक क्या बना सर? 3। इसमें भी करो तो 4 से 4 क्या गया सर? गया। बी कितना बना सर? 11। ये हो गया आपका आंसर। धीरे से लिखें। अब चलिए मेरे ना बाबू 11वें नंबर सवाल करते हैं, बहुत ही मस्त सवाल। ए कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पर भी है। बी जो है बॉडी सेंटर के साथ साथ एज के सेंटर पर भी है। सवाल में तब ट्विस्ट आता है जब आगे सवाल पढ़ते हैं। एक फेस डायगोनल ही हटा दिया जा रहा है, तब पूछ रहा है कि इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा। अब फेस डायगोनल हटा रहा है, तो फेस डायगोनल जब भी हटेगा तो कुछ तो लेकर जाएगा। अरे हाँ जी ना जी, जरा गौर फरमाइए, जरा आइए इधर। ये रहा फेस, ये रहा फेस। अरे हाँ या ना। अब फेस डायगोनल बनता कैसे है सर? फेस का ही ऑपोजिट कॉर्नर, ये रहा फेस डायगोनल। देखो तो जरा मेरे ना बाबू। अरे बोलो भैया, बिल्कुल डन। ठीक है सर, अब ये कॉर्नर फेस डायगोनल ही हटा दो बाबा। अब जब भी बाबा फेस डायगोनल हटाएंगे तो ये कॉर्नर जाएगा और ये कॉर्नर जाएगा, 2 कॉर्नर जाएंगे सर, और एक फेस का सेंटर भी जाएगा क्योंकि बीचों बीच था। अरे हाँ या ना। चलो जरा गौर फरमाया जाए। चलो, कॉर्नर कितने थे सर? 8। कितने हटे फेस डायगोनल से सर? 2। सर हुए 6
6 इंटू 1/8 प्लस फेस सेंटर कितने थे पहले सर 6 थे। फेस डायगोनल जब हटा था तो एक फेस सेंटर भी ले गया था अपने सरम। अरे हाँ ये ना, तो कितने बचे सर 5 इंटू 1/2 हाँ ये ना। अभी कितना लिख रखा है सर जरा गौर फरमाइए सर, ये 3/4 लिख रखा है प्लस 5/2 लिख रखा है। इसका मतलब ये कितना हुआ सर, अब सॉल्व कर लीजिए, यानी कि 4 लिखा है ऊपर, नीचे 13 लिखा होगा, 13/4 सॉल्व कर लीजिए ऐसे। ठीक है सर। अब ये क्या लिख रखा है सर, बी बॉडी सेंटर पर और एज के सेंटर पर भी है। अब जब फेस डायगोनल हटा था तो बॉडी का सेंटर से क्या मतलब, बिल्कुल नहीं सर, 1 इंटू 1 प्लस एज सेंटर, सर एज के सेंटर से क्या मतलब, कुछ नहीं, 12 इंटू 1/4, ये कितना लिखा है सर 3, और ये कितना लिखा है सर 1, ये कितना मिला सर 4, इधर कितना मिला सर 13/4। सर ए मिला 13/4, बी मिला में मिला, बी मिला कितना मिला सर 4 मिला। अरे हाँ ये ना। अब डिनोमिनेटर में रहेगा तो उसी से क्या कर दो सर, इंटू कर दो। सर जैसे ही इंटू करोगे तो ए मिल जाएगा सर, 4 से 4 गया तो सर 13 मिलेगा। अब 4 से जब मल्टीप्लाई करो तो 4 4 16 होता है, आंसर हो गया। पक्का ये याद रखिए ये सब बातें, यानी कि ऐसे ही यहां पर ही आंसर कर देना सब। ये आगे सवाल आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है बाबू। 12 नंबर सवाल इसी के जैसा है लेकिन थोड़ा अच्छा है। कॉर्नर पर फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, ए सेंटर, कोई फायदा नहीं, आगे पढ़ना पड़ेगा आपको। कह क्या रहा है, इफ वन फेस प्लेन इज रिमूव्ड, फेस प्लेन ही हटा दे रहा है सर। फेस प्लेन का मतलब होता है बाबू पूरा का पूरा फेस ही हटा दिया। कितना सर फेस हटाया है सर, एक, ये देखो ये पूरा फेस हटा दिया, पूरा तहस नहस सर। अब फेस हटेगा तो कितने डायगोनल, सॉरी फेस यदि हटेगा तो कितने कॉर्नर हटेंगे बाबू सर 4, 1 2 3 4। फेस सेंटर कितना हटेगा सर 1, पक्का है क्या। एज का सेंटर कितना होगा सर 4 एज मिलेगा सर, 1 2 3 और ये रहा 4 एज मिलेगा तो क्या 4 एज का सेंटर भी मिलेगा क्या। हाँ सर, मैं पुनः रिपीट कर देता हूं सर, 4 कॉर्नर हटेगा, 4 एज का सेंटर भी हटेगा और एक फेस का सेंटर भी हटेगा। हाँ ये ना। कब, जब फेस प्लेन रिमूव करने को कहेगा तब। अरे हाँ जी ना जी, जरा गौर फरमाइए, कितना कॉर्नर हटेगा बबुआ 4, बचेंगे भी कितने सर 4 इंटू 1/8 प्लस फेस का सेंटर भी हटा था क्या सर। हाँ सर, बीचों बीच, ये सर फेस, इसका सेंटर बीचों बीच था सर। कितने हटेंगे सर 1, कितने बचे सर 5 इंटू 1/2। अरे हाँ ये ना सर, ये कितना लिखा है सर 1/2 लिखा है सर, इधर लिखा है 5/2, 1/2 प्लस 5/2 कितना होता है सर 6/2, 6/2 का मतलब 3 होता है, इतना मैथ आना चाहिए। बॉडी सेंटर, सर बॉडी सेंटर हटा था क्या सर, बॉडी सेंटर का फेस सेंटर से क्या लेना देना सर, 1 लिखो इंटू 1 प्लस एज सेंटर, एज कितना हटा था सर 4, एज का सेंटर भी कितना हटेगा 4, बचेंगे कितने 12 होते हैं टोटल भैया, 4 हटा दूं कितने बचे 8 बचे, 8 इंटू 1/4, ये बाबू 3 ऊपर वाले का है। ये कितना हुआ सर 4 1 4, 4 2 8, 2 और 1 3। सर अब देख कर बताओ ए कितना मिला, ए कितना मिला 3 मिला, 3 मिला, 3 मिला, और बी कितना मिला सर 2 और 1 3 मिला, ये भी 3 ही मिला क्या सर। अरे बाप रे, आंसर कितना होगा सर ए बी होगा क्योंकि तीनों काट देंगे सर। लिखे जा रहा है इसे। 30 नंबर सवाल करते हैं, बहुत ही मस्त सवाल। ए जो है अल्टरनेट कॉर्नर पर है, अब बी जो है बॉडी सेंटर पर। ये तो आसान है समझना, इस अल्टरनेट के शब्द को है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है सर, एक स्थान छोड़कर इस बार कौन सा पोजीशन आप लिव करोगे सर, कॉर्नर वाला। कॉर्नर पर एटम्स तो है लेकिन अल्टरनेट कॉर्नर पर एटम्स है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं मैं आपको, जरा गौर फरमाइएगा मेरे नवाबों, जैसे ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। डर है क्या, यदि मान लो मैं इस कॉर्नर पर एटम्स रखा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें,
इस कॉर्नर पर एटम्स रखा हूं। अल्टरनेट का मतलब होता है बाबू एक जगह छोड़कर। यहां रखा हूं एटम्स तो ये स्थान लीव करूंगा। क्या मैं बगल वाले पर एटम्स रखा हूं क्या? हाँ सर रखे हो। डन है क्या? यदि मैं यहां एटम्स रखा हूं बाबू तो क्या ये जगह पर एटम्स रखा हूं क्या? बिल्कुल नहीं, बगल वाले पर रखा हूं। यदि मैं यहां एटम्स रखा हूं तो सर यहां रखा हूं क्या? नहीं सर, आप पीछे रखे हुए हो। दिख रहा है क्या ये साइड व्यू? बिल्कुल दिख रहा है। यदि सर आप यदि यहां एटम्स रखे हुए हो तो यहां नहीं रखे हुए हो, यहां रखे हुए हो, एक जगह छोड़कर। बोला है भैया अल्टरनेट का मतलब। सर यहां रखे हुए हो गेंद तो इस कॉर्नर को लीव कर कर यहां रखे हुए हो। किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। यानी कि आपको आगे कितने कॉर्नर के एटम्स दिखाई दे रहे हैं सर? 2। और पीछे कितने कॉर्नर के एटम्स दिखाई दे रहे होंगे बाबू? 2। टोटल अल्टरनेट कॉर्नर के एटम्स कितने हुए बाबू? 4 हो गए। कितने हो गए बाबू? 4 हो गए। हाँ जी ना जी, पक्का डन। चलिए, तो अब आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि अल्टरनेट कॉर्नर्स की बात होगी तो कितने आइटम्स होंगे बाबू? 4 होंगे। ठीक है बाबू, तो चलिए 4 इंटू 1/8 लिखोगे। इसका मतलब कितना लिखा है सर? 1/2। बॉडी सेंटर का मतलब कितना होता है? 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। ठीक है, ए कितना आया सर? 1/2। बी कितना आया सर? 1। ठीक है, लेकिन आंसर मत कर देना यहीं पर, एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है ना, तो आप जो डिनोमिनेटर आता है बाबू उसी से मल्टीप्लाई कर देने का, सब में करने का, ए से भी करने का। यदि ए में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कट जाएगा, बचेगा 1, तो क्या लिखेंगे? ए। जब बी में करोगे 2 से मल्टीप्लाई तो 2 1 जा 2, आंसर क्या होगा बाबू? ए बी 2 होगा। अब हम 40 नंबर सवाल करेंगे। व्हाट वुड बी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कैसे बता रखा है सर? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल ऐसे बता रखा है कि हर एक कॉर्नर पर एक एक एटम्स रहा करते थे। हाँ सर, रहा करते थे। किसी भी एक अपोजिट फेस के चुनकर एटम्स को रख दिया करें। मान लीजिए मैं सीलिंग वाले फेस के सेंटर को चुनूंगा तो इसका अपोजिट क्या होगा सर? फ्लोर वाला। पक्का है क्या कि 2 ही फेस के सेंटर है तो वो भी अपोजिट वाले? ठीक है सर, तो जरा बताइए कैसे क्या करें सर? 8 कॉर्नर के एटम्स हैं, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है सर? 1/8। अरे हाँ है ना, पूछ ही क्या रहा है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। इसका मतलब क्या होता है? वो जेड होता है। क्या मैं जेड इफेक्टिव पढ़ा रखा हूं? निकालना। ठीक है सर, 8 इंटू 1/8 ये कॉर्नर के एटम्स हो गए। फेस के सेंटर में कितने एटम्स थे आपके बाबू? एंड सेंटर में सर 2। उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता था बाबू? 1/2। आंसर कितना होता सर? 1 और 1 2। है ना? अब इस फिगर को ध्यान से देखें तब बताइएगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। हाँ ये ना, ध्यान से। अब ये जो ब्लैक वाला जो डॉट है वो एज सेंटर है। अब ध्यान से देख लो, ब्लैक वाला जो एज सेंटर है कितनी है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 सर 8 है। तो 8 इंटू 1, 8 इंटू ए सेंटर है सर 1/4 लिखोगे। सर इसका आंसर कितना है सर? 2। है ना, इसको मैं अनारकली बोलता हूं। सर्कल वाला सर कॉर्नर है। सर कितने कॉर्नर्स पर रखे हैं सर? 8 के 8 कॉर्नर्स पर रखे हुए। ठीक है सर, क्या कहेगा? 8 इंटू 1/8। इसका मतलब क्या हुआ सर? 1 हुआ। इसे क्या बी बसंती कहिएगा क्या? हाँ सर। सर ये जो स्क्वायर जैसा जो दिख रहा है वो आपका बॉडी सेंटर है। बॉडी सेंटर कितना हो गया सर? 1 है भी। 1 इंटू 1 कितना हुआ सर? 1। इसको क्या कहूंगा सर? चमेली कहूंगा। क्रॉस जो जिससे डिनोट कर रहा है बाबू वो फेस का सेंटर है। अब देख लो कितने फेस का सेंटर डिनोट कर रहा है सर? 1 2 3 4, बस 4 ही को कर रहा है सर। 4 इंटू फेस का सेंटर 1/2। आंसर कितना है सर? 2। इसको मैं डी कहूंगा। है ना? ए कितना आया सर? 2 आया। बी 1 आया। सी 1 आया। डी कितना है सर? 2 आया। 2 आया। दिस इज द आंसर। लिख लो बाबू इसे। अब आखिरी में मैं एक सवाल लेकर आया हूं, जे का सवाल है। मैं उसको बाबा स्पेशल में लिख रखा हूं। जरा सवाल से डरिएगा नहीं, थोड़ी स्टेटमेंट ज्यादा लिख रखा हूं मैं, लेकिन बहुत ही आसान है। अ सॉलिड हैज अ स्ट्रक्चर इन विच x एटम्स आर लोकेटेड एट क्यूबिक कॉर्नर्स। x कहां है बाबू? कॉर्नर्स पर है।
y एटम्स आर एट क्यूबिक सेंटर यानी कि सेंटर पर है, z एटम्स आर एट एज सेंटर, ये पूरी लाइन। देन फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज समथिंग, ऐसे बन रहा होगा, ठीक है। फिर एक अलग स्टेटमेंट देकर रखा है और कुछ पूछ रहा है, जरा गौर फरमाइए, पहले इसको सॉल्व करें आप। x कहां है बाबू? कॉर्नर पर। कॉर्नर का मतलब क्या सर? 1 होगा क्या? 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1। y एटम्स आर एट क्यूबिक सेंटर, सर y का भी बॉडी सेंटर है तो 1 इंटू 1, ये भी 1 ही होगा। z एटम्स आर एट एज सेंटर, एज सेंटर कितना होता है? 12। 12 इंटू 1/4 का मतलब कितना होता है सर? 3 होता है। तो z कितना आया सर? 3 आया। बोलिए बाबू, इसमें सेट कर दो, क्या होगा सर? x जो आया 1 आया, y जो आया वो भी शायद 1 ही आया है, और z जो आया वो बाबू आया है 3। एक डिपार्टमेंट आप सॉल्व कर लिए। दूसरा हाफ पढ़ेंगे अब। इफ 2 एटम्स ऑफ z आर मिसिंग फ्रॉम एनी 2 एज सेंटर, अब थोड़ा ट्विस्ट आ गया है, कह रहा है कि 2 एटम्स एज सेंटर से हटा दिए जाए तब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ ये बन जा रहा है। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, जरा बताइए केवल किस पर फर्क पड़ रहा है बाबू? जेड वाले एटम्स पर। तो x का आंसर कितना आया था बाबू? 1, वो तो 1 ही रहेगा। y का आंसर आया था 1, वो भी 1 ही रहेगा। z पर 2 एटम्स मिसिंग है, z था कहां बाबू? एज के सेंटर पर। पहले कितना था? 12, 2 हटाओ कितने होंगे सर? 10। तो 10 का मतलब क्या होगा सर? 10 इंटू 1/4 होगा, आइए ना। इसका मतलब कितना लिखा सर? 5/2 लिख रखा है। हाँ सर, ये जेड का आ जाएगा आंसर 5/2। मैं थोड़ा यहां सोल्व कर देता है ना जगह, तो थोड़ा गड़बड़ होगा बाबू, ठीक है बाबू, ध्यान से। x1 आया सर, x1 आया, y1 आया, y1 आया, z 5/2 आया सर, z जो है बाबू z 5/2 आया। फ्रैक्शन में तो नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई कर सर, x2 आया, y2 आया और z5 आया, है ना। अब इस भाई साहब को इसमें लिखिए, 2 आया है x, 2 आया है y और z आया है 5। अब देख लीजिए आंसर अब ये नहीं पूछ रहा है, अब आगे भी कुछ करवाना चाहते हैं। जे का सवाल जो उठा रहा है, x y z को जोड़ दीजिए और घटा दीजिए a प्लस b प्लस c में से। x कितना आया बाबू? 2, y कितना आया है? 2, z कितना आया है? 5 माइनस a कितना आया है? अभी लिखा था मैं शायद, a 1 आया है, b कितना आया है? 1, c कितना आया है? 3। कितना हुआ बाबू? 5 2 7 2 9, 3 1 5। सर 9 में से 5 किया कितना आंसर होगा बाबू? 4। और स्ट्रगल देख रहे कितना करवा रहा था, आसान सवाल, बच्चे थोड़े से डर जाते हैं स्टेटमेंट देखकर। अरे हाँ जी ना जी, तो ये बाबा स्पेशल सवाल जो है जरूर करें आप। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेक्चर 3 ऐसे समाप्त होता हुआ, और आखिरी में इतना ही कहूंगा, लेक्चर को थोड़ा बार बार देखना पड़ेगा बाबू। हो सकता है कि एक बार में क्रिस्टल क्लियर ना हो, पुनः देखें आप। आखिरी में जय श्री राम।